नमस्कार, मैं डॉक्टर जया श्रीवास्तव, प्रवक्ता स्नातकोत्तर प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग विभाग, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज लखनऊ, आप सभी का आयुष संवाद के इस मंच पर स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय आयुष मंत्री जी का, आयुष मिशन निदेशक जी का, निदेशक आयुर्वेद एवं अपने कॉलेज के प्राचार्य जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। सितंबर माह पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करना, देश से जो है वो कुपोषण को दूर करना और एक बहुत स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना। इसी से रिलेटेड आज का मेरा चर्चा का विषय है सूतिका में पोषण का महत्व, तो जिस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि सूतिका कहते किसे हैं। प्रसव या डिलीवरी के उपरांत जो महिला होती है उसे सूतिका कहते हैं। अगले 45 दिनों तक उसे सूतिका ही कहा जाता है और ये काल जो है वो सूतिका काल के नाम से जाना जाता है, जो 45 दिनों का होता है। अब समझते हैं पोषण किसे कहते हैं। तो पोषण वो आहार, अन्न, पान, खान पान है जिसमें सारे पोषक तत्व जो हैं मुख्य रूप से संतुलित मात्रा में मिले होते हैं। वो पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड फाइबर्स। ये शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते भी हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पोषक तत्व वो हैं जो हमारे दोषों को साम्यावस्था में रखते हैं और हमारी धातुओं को पुष्ट करते हैं। तो अब बात आती है कि सूतिका में पोषण की आवश्यकता क्यों है। अगर एक कन्या का जब जन्म होता है तभी से उसको जो है वो पोषण की आवश्यकता और अनिवार्यता शुरू हो जाती है। अब जब उसका बाल्यावस्था शुरू होता है तो उसके प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, किशोरावस्था में जब उसकी मेंसेस शुरू होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन के लिए, और युवावस्था आती है तो उसके शरीर के पूरे डेवलपमेंट के लिए, संपूर्ण धातुओं की पुष्टि के लिए और उसके शरीर में पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में संचित रहें, इसलिए जो है वो उसको पोषण की आवश्यकता होती है। अब आप देखिए भारत में जो है वो महिलाओं की, कन्या की जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष रखी गई है। वो भी मुख्य रूप से यही सोचकर रखी गई है कि उस समय तक जो कन्या है उसके शरीर में सारी धातुओं की पुष्टि हो जाएगी और पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में संचित रहेंगे, क्योंकि उसे आगे चल करके मातृत्व का वहन करना है। विवाह के उपरांत अगर वो गर्भवती होती है तो वो और उसका गर्भ दोनों ही सुरक्षित रहे। अब गर्भावस्था की बात करते हैं। तो गर्भावस्था में आप देखिए 9 महीने तक गर्भ जो है वो पूर्ण रूप से अपने माँ पर ही आश्रित होता है। वो अपनी वृद्धि के लिए जो है वो हर एक पोषक तत्व जो है वो माँ से लेता रहता है। अगर माँ उस समय संतुलित भोजन, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम वगैरह का अच्छे से सेवन करती है तो वो अपने बच्चे को अच्छे से सप्लाई कर सकती है और बच्चा डेवलप करता है ठीक प्रकार से। लेकिन अगर यही माँ अगर ना ले तो क्या होगा, माँ के शरीर में कमी तो होगी, साथ में बच्चा जो है वो माँ के शरीर में जो संचित है पोषक तत्व तो उसको ड्रेन करता रहेगा, जिसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होगा, माँ कमजोर होगी, उसे तरह तरह की बीमारियां होंगी और परेशानियां होंगी। इसलिए गर्भावस्था में भी माँ को, गर्भिणी को जो है वो स्वस्थ रखने के लिए पोषण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब 9 महीने की ये जर्नी को पूरा करते हुए जो गर्भिणी है वो प्रसवावस्था में पहुँचती है, यानी कि वो लेबर में पहुँचती है। लेबर में क्या होता है कि उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अथाह शारीरिक परिश्रम करने के पश्चात संपूर्ण शारीरिक बल लगाकर मानसिक बल से जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब बच्चा जो है वो माँ के शरीर से अलग होकर उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व हो जाता है और माँ जो है वो सूतिका कहलाती है। अब सूतिका जो है वो अब उसका सूतिका काल यहीं से आरंभ होता है। सूतिका इस समय जो होती है वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है, बहुत ज़्यादा उसने परिश्रम किया हुआ होता है, उसका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो गया होता है। तो सूतिका को जो है अब इस समय पोषण की आवश्यकता होती है और उसको ऐसा नहीं है कि उसे वापस अपनी स्थिति में लाया नहीं जा सकता। पोषण अच्छे से करा के उसको उसके स्वास्थ्य को पहले जैसा बनाया जा सकता है। आयुर्वेद भी हमेशा से ही जो है वो स्वास्थ्य की रक्षा की बात करता है, इसलिए जो है सूतिका के शरीर को आयुर्वेद में शून्य शरीर कहा गया है। अर्थात कहा गया है कि वो एकदम खाली रिक्त हो जाता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसी के लिए आचार्यों ने मुख्य रूप से जो है वो सूतिका के लिए विशिष्ट आहार, अन्न और अपथ्य, अपथ्य और विहार का वर्णन किया है। ये विस्तृत वर्णन हमें सूतिका परिचर्या में मिलता है। सूतिका परिचर्या जो आचार्यों ने वर्णन किया है उसका मुख्य उद्देश्य इन पॉइंट्स पे है, जैसे कि जो प्रसव के बाद पहला तो वो है कि उसके शरीर में जो धातुएं हैं जो कुपित, जो छीन हो गई हैं, उनको जो है
पुष्ट करना। धातुएं जो है वो कैसे क्षीण हो जाती हैं, चूँकि प्रसवावस्था में जो सूतिका है उसने बहुत मेहनत की है, तो उसकी मांस धातु और रक्त का उसमें उस समय जो है लॉस हुआ है, उससे उसकी रक्त धातु क्षीण हो जाती है। चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, दोनों में ही ब्लड लॉस होता है, तो उसकी धातुओं को पुष्ट करना उस समय बहुत ज़रूरी होता है। कुपित हुए दोषों को शांत करना। वात दोष मुख्य रूप से कुपित होता है क्योंकि जो रिक्त स्थान जो उसके एब्डोमिनल कैविटी में बन गया है, वहाँ पे वात आकर के अपना स्थान बना लेती है, तो वात दोष को शांत करना होता है। एक उद्देश्य और है जो कि सूतिका के शरीर को व्यवस्थित करना। सूतिका के आप सभी जानते हैं कि गर्भावस्था में जैसे जैसे गर्भ बढ़ता है, गर्भाशय का आकार बढ़ता जाता है, और जब गर्भ बाहर आ जाता है तो उस गर्भाशय जो है वापस अपनी स्थिति में आता है। लेकिन पोषण के द्वारा जो है गर्भाशय को अपने पूर्व स्थिति में लाना और भी ज़्यादा जो है वो आसान हो जाता है। और गर्भाशय की शुद्धि कराना, स्तन्य जनन कराना, और जो है उसके शरीर में किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन को होने से रोकना सूतिका का उद्देश्य है। और सूतिका की पाचन शक्ति को बढ़ाना भी सूतिका परिचर्या का मुख्य उद्देश्य है। सूतिका परिचर्या में आचार्यों ने बताया है कि जब सूतिका को भूख लगे मतलब जब उसे प्रसव के बाद जब वो थकी होती है, तो जब उसे अंदर से इच्छा हो कि हमें कुछ खाना है, तभी उसको जो है वो दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध हुआ घी का पान कराते हैं। अब ये दीपनीय द्रव्य क्या है? जो भूख को बढ़ाते हैं वो द्रव्य दीपनी कहलाते हैं, जैसे पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सूंठ। ये और कुछ नहीं, हमारी रसोई में पाए जाने वाले मसाले ही हैं। इनको घी में डालकर अच्छे से पका करके सूतिका को पीने के लिए देते हैं। अब आप यहाँ जानिए कि जो घी है वो शरीर की जो शून्यता है उसको समाप्त करता है, वात दोष का नाश करता है, और जो दीपनीय द्रव्य उसमें मिलाए गए हैं वो भूख को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से जब सूतिका को इसका पान कराते हैं, और जब फिर उसकी जब भूख बढ़ जाती है, जब उसे और भी खाने की इच्छा हो, तो उसे पतली खिचड़ी देते हैं। पतली खिचड़ी जो यवागु कहलाती है, उसमें भी ये घी का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार उसको 3 से 5 दिन तक जो है लघु सुपाच्य आहार, जिसे कि इजीली डाइजेस्टेबल फूड कहते हैं, वो दिया जाता है। यहाँ पे इजीली डाइजेस्टेबल फूड देने का कॉन्सेप्ट यही है कि जो है उसकी गर्भावस्था के दौरान गर्भिणी की जो वो भूख होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जो गर्भाशय का या ग्रेविड यूट्रस के प्रेशर से उसका स्टमक कॉम्प्रेस होता है, उसका इंटेस्टाइन कॉम्प्रेस होता है, उसकी भूख कम हो जाती है। साथ में वो तरह तरह की परेशानियाँ जैसे कि कॉन्स्टिपेशन से अक्सर ग्रसित रहती है। उसकी भूख को बढ़ाना इस समय बहुत ज़रूरी होता है। साथ में जो प्रसवावस्था में जो है वो लंबे समय तक, क्योंकि प्रसवावस्था का जो समय है वो कभी सुनिश्चित तो होता नहीं किसी भी महिला के लिए, किसी में 12 घंटे, किसी में 24 घंटे, किसी में 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो उस दौरान वो कुछ नहीं खाती है, साथ में वॉमिटिंग वगैरह भी होती है, जिससे कि उसको जो है शुरू में हल्का खाना दे करके उसके भूख को बढ़ाते हैं। अब जब उसकी भूख बढ़ जाती है 5 दिन के बाद 6वें दिन, तो फिर उसको थोड़ा सा गुरु आहार देना शुरू करते हैं। अब ये गुरु आहार क्या है? गुरु आहार जो कि थोड़े से भारी होते हैं, जो पचने में थोड़ा सा समय लेते हैं, इस तरह के आहार को देना शुरू करते हैं। तो बताया गया है कि सूतिका को अब दूध दें, मांस रस दें, और साथ में संतुलित आहार का प्रयोग करें। अच्छा, यहाँ पे ये है कि अब बात देखने वाली है कि आयुर्वेद जो है उसके जो सिद्धांत हैं वो हमारी संस्कृति में से भी बिल्कुल, उसमें संस्कृति में भी हमारे रचे बसे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी के घर में जो है वो छठी पूजा होती है, तो छठी पूजा में जो सूतिका को स्नान करा के पूजा वगैरह करा करके उस दिन से ही उसको जो है वो थोड़ा भारी या थोड़ा हैवी मील जो है देना शुरू करते हैं। उसके पहले उसको हल्का ही खाना जो है प्रोवाइड कराते हैं, वही देते हैं, वही खाए उसे। तो इस तरीके से फिर अब जो सूतिका को जो हम संतुलित आहार देते हैं, संतुलित आहार मुख्य रूप से जो है वो जिसमें सब कुछ समान मात्रा में हो, पर सूतिका में हम थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा जो है वो बढ़ा देते हैं, और ऐसी डाइट देते हैं जो कि कैल्शियम और आयरन से रिच हो, क्योंकि इस समय उसकी नीड यही है। और सूतिका की कैलोरी वैल्यू भी थोड़ी ज़्यादा होती है, उसको 2000 से 2200 कैलोरी पर डे की नीड होती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे को पोषण भी कराना होता है।
तो अब हम डाइट देंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे तो कार्बोहाइड्रेट में हम उसको गेहूँ है, चावल है और जौ का प्रयोग कराते हैं। जौ ले वो तो जौ जो है वो बहुत ही अच्छा स्तन्य जनन माना गया है। जौ को जो है पीस करके गेहूं के साथ मिला करके अगर उसकी रोटी देते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि मैदे का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। चावल जो कहा जाता है कि सूतिका चावल ना ले, ऐसा नहीं है, चावल वो ले सकती है, गर्म और ताज़ा चावल खाए। जो कि नॉर्थ इंडिया में जो है वो चावल ज़्यादा नहीं खाया जाता है, इसलिए कहते हैं कि सूतिका को चावल ना दें, पर ऐसा नहीं है। और इसके साथ साथ जो है वो कार्बोहाइड्रेट डाइट के रूप में आलू ले और शकरकंद वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ जब प्रोटीन देते हैं तो प्रोटीन में आप जानते हैं कि शाकाहारियों के लिए दालें जो हैं सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स होता है। तो सभी प्रकार की दाल का प्रयोग करें, उड़द की दाल का प्रयोग ज़्यादा ना करें और दालों को सबूत और छिलके सहित इस्तेमाल करना चाहिए। जो मसूर की दाल है, मसूर की दाल छिलके सहित अगर हम सूतिका को पीने को दें तो वो बहुत ही अच्छा स्तन्य जनन का काम करती है। और इसके साथ साथ मूंगफली है, सोयाबीन है, सोयाबीन को अभी पाउडर करके जो है हम उसको गेहूं के आटे के साथ मिला करके रोटी दें तो ये प्रोटीन का रिसोर्स माना जाता है। प्रोटीन के साथ जो है अब इसमें दूध है, पनीर है, दूध को एक कंप्लीट फूड माना गया है, इसमें सब कुछ है। और इसको जो है वो लोग कहते हैं कि सीज़र के बाद जो है वो दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, दूध को भी दें। दूध है, दही पाचन शक्ति को बढ़ाता है, कैल्शियम का रिच सोर्स है, आप इसे भी दें। और छेना और टोफू को भी यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ आप फैट देते हैं, फैट में आप घी तो देते ही हैं, देशी घी का प्रयोग करें, साथ साथ जो है हम सरसों के तेल का ज़्यादा प्रयोग करें, रिफाइंड का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, सूखे मेवे जिसमें काजू, बादाम, अखरोट, नारियल, इन सबों का प्रयोग करें। और मुनक्का है, छुआरा है, इन सभी चीज़ों का ड्राई फ्रूट्स के रूप में मुख्य रूप से खाएँ आप। अब सूतिका को जो है वो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे कि जो हमारी नानी दादी पुरानी रेसिपी बनाया करती थी, जो कि जिसमें सब कुछ होता था, उसको हरीरा या अछानी कहते हैं। इस हरीरा या अछानी में जो है वो जीरा डालते हैं, पिपली, मूल और सतावरी और सोंठ डाल करके सारे ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट, नारियल, मखाना और छुआरा, मुनक्का, खजूर, इसको डाल के पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट बना करके फिर इसमें जो है इसको दूध और घी के साथ पका लेते हैं, फिर इसे सूतिका को पीने देते हैं। ये मुख्य रूप से छठी वाले दिन से ही शुरू करते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है। आजकल की महिलाएं ये ना सोचें कि ये आउटडेटेड रेसिपी है, इसको नहीं लेना, इसका टेस्ट नहीं अच्छा है या इसमें कैलोरी वैल्यू शायद ज़्यादा है, ऐसा ना सोच करके इसको ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, आपकी बोन्स को मजबूत कराएगा और लैक्टेशन को बढ़ाएगा और साथ में ये कॉन्स्टिपेशन को भी नहीं होने देता है, तो इसे ज़रूर लेना चाहिए। साथ में पुरानी रेसिपी में है गुड़ और सौंठ का लड्डू, जिसमें तिल और हल्दी मिला करके देते हैं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ जो है वो आपका आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, और इसके अलावा तिल कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है। हल्दी जो है वो गर्भाशय की शुद्धि करती है, एंटीबैक्टीरियल है। इसको सोंठ को भी जो है वो सोंठ भी जो है वो गर्भाशय संकोचक होता है और गर्भाशय की शुद्धि करता है। तो इस लड्डू का भी प्रयोग करें। और जो हरीरा है और ये जो लड्डू है, इसका इन सभी चीज़ों का प्रयोग सूतिका अपनी आहार शक्ति के अकॉर्डिंग करे, जैसी उसकी आहार शक्ति हो, जैसी उसकी पाचन शक्ति हो, उसी के हिसाब से ले। अब एक तीसी के लड्डू बनते हैं, तीसी जिसको कि अलसी कहते हैं, जो आजकल के मॉल में बहुत महंगे दामों में मिलती है। पहले ये आम हुआ करता था, जाड़े में इसका लड्डू बनाया जाता था और इसको खाएं, ये भी कैल्शियम का रिच सोर्स होता है। इन सारी चीज़ों का जरूर सेवन करना चाहिए। अब इसके साथ साथ जो है ये तो लेते ही हैं, और इसका जाड़ों में थोड़ा सा प्रयोग ज़्यादा करें। गर्मी के दिनों में जो इसमें गर्म चीज़ें होती हैं, जैसे कि सौंठ है, तिल है और जो घी वगैरह है, उसको थोड़ा कम कर दें। और ऐसा कुछ नहीं है कि सीज़र में नहीं लेना चाहिए। LSCS हुआ है आपका, सिजेरियन सेक्शन से बच्चा पैदा हुआ है, तो उसमें भी आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं गर्मी के दिनों में, और थोड़ा सा कम घी के साथ जो है आराम से प्रयोग करिए।
हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जिसमें कि उनको लोहे की कढ़ाई में बना के खाइए। लौकी है, तुरई है, परवल, बीन्स वगैरह खाएं। गाजर है, चुकंदर, टमाटर, इन सब चीज़ों का सलाद ले सकते हैं। जो सब्जियां नहीं खानी चाहिए उसमें मुख्य रूप से जो है वो बैंगन है, बैंगन, कोहड़ा, गोभी, भिंडी, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। और फलों में आप मौसमी फल, जो सीजनल फल होते हैं उनको लीजिए। सीजनल फल जो है आपके जो आसपास के वातावरण में उगते हैं उनको लीजिए। खट्टे फलों का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, जैसे कि संतरे हैं, नींबू है। आंवले का प्रयोग हर एक मौसम में कर सकते हैं। नींबू का प्रयोग सलाद में करिए, दाल में करिए। और फ्रूट जूस का प्रयोग बिल्कुल ना करिए, क्योंकि फ्रूट जूस जो है वो उसमें ना तो फाइबर है और वो लेट डाइजेस्टिव होता है। ये कॉन्सेप्ट है कि ये हल्का होता है, इसे ले लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। फलों का प्रयोग जो है सूतिका जाड़े के दिनों में बिल्कुल ना करें। गर्मी के दिनों में खाना भी है तो दिन में खाएं, क्योंकि सूतिका के ज़्यादातर भोजन जो है वो हम जो देते हैं उसे उसमें गर्मी होनी चाहिए, उष्णता होनी चाहिए, तो ही उसे फ़ायदा करेगा। अगर ठंडी चीज़ों का वो प्रयोग करेगी तो उसके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सूतिका को इसके साथ साथ जो है वो कुछ जो है हमारे प्लांट्स होते हैं जो घर में लगे होते हैं, जैसे तुलसी का प्लांट है, करी पत्ता है, सिगरू जिसको कहते हैं, सहजन, उसकी पत्तियां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सब्जियों में डाल करके तुलसी के पत्ते को ऐसे ही चबाएं। ये सब भी स्तन्यजनक का काम करती हैं। मसालों में जीरा है, मेथी है, लहसुन है, तिल, ये सब जो है वो स्तन्य जनन का बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ जो इसमें गर्भाशय संकोचक भी होते हैं, जैसे हल्दी, सोंठ वगैरह, और गर्भाशय की शुद्धि भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग सूतिका अपने आहार शक्ति के बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनको आहार शक्ति के आधार पे दे, साथ में वो सब कुछ संतुलित मात्रा में ही लेती रहे। अब जल की बात आती है तो जो पानी जब भी लें तो आप गर्म पानी ही पिए। गर्म पानी जो है, और अगर हो सके तो उसमें अजवाइन डाल करके उबाल लें, फिर उसको पिए, तो वो शरीर के लिए फ़ायदा करता है, वात दोष का शमन करेगा और आपके शरीर की सारे दर्द को मिटाने में सहायक होगा और भूख को भी बढ़ाएगा। ये तो हो गई आंतरिक पोषण की बात। अब बाह्य पोषण में सूतिका को जो है वो अभ्यंग कराना चाहिए, जिसे तेल की मालिश कहते हैं। ये जो है सरसों के तेल से भी आप करा सकते हैं और तिल के तेल से भी कराएं। अगर आपको दशमूल और बला तेल अगर मिल जाए तो उससे उसकी मालिश कराते हैं। मालिश कराने के बाद 1 घंटे बाद ही स्नान करें, और स्नान के लिए गर्म पानी, कम से कम 45 दिनों तक तो गर्म पानी का ही प्रयोग करें और गर्म पानी से ही स्नान करें। शारीरिक स्वच्छता को बनाए रखें, वातावरण को शुद्ध रखें, और अपनी जो अगर सिजेरियन का वुंड हो, एपिजियोटमी वुंड हो, तो उसका टाइम टू टाइम पे ड्रेसिंग जरूर करते रहिए और करना चाहिए। और सूतिका को पेट पे बेल्ट एब्डोमिनल सपोर्ट के लिए, चूँकि उसकी एब्डोमेन की लैक्सिटी हो जाती है, तो लैक्सिटी को मतलब उसके जो टोन है उसको वापस लाने के लिए बेल्ट का सपोर्ट जरूर करना चाहिए। बेल्ट बांध करके रहें, और खाते वक्त और खाना खाने के 1 घंटे बाद जो है बेल्ट को ना लगाएं। रात में सोते समय भी बेल्ट को हटा दिया जाए। और सूतिका पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स होती हैं उसको जो है वो थोड़ा सा स्क्वीज़ करने की, कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि उसमें लैक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नीचे की जो मसल्स होती हैं उनको जो है थोड़ा ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें, और कोई स्ट्रेनस एक्सरसाइज बिल्कुल भी ना करें। डाइट कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और बच्चे को अपना ही दूध पिलाना है, चाहे जो हो, क्योंकि अगर आप अपना दूध नहीं पिलाएंगे तो बच्चे को तरह तरह की बीमारियां होंगी। उसमें बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। माँ का दूध जो है वो अमृत तुल्य होता है। और फिगर कॉन्शियस बिल्कुल नहीं होना है। डाइट तो बिल्कुल भी आपको 45 दिनों क्या 3 महीने 6 महीने तक भी जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब ये हो गया शारीरिक पोषण की बात। मानसिक पोषण में आप चिंता मुक्त रहें, खुश रहें, आप अपनी नींद को बहुत अच्छे से लें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने बच्चे के साथ ही बिताएं। मोबाइल और गैजेट्स आदि के साथ अपना समय ना बिताएं। अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से समझें, और समय मिले तो ईश्वर का ध्यान करें और ईश्वर को धन्यवाद करें। और जो है अगर कोई शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है तो आप चिकित्सकीय परामर्श लेने की बिल्कुल भी उसमें देरी ना करें, ज़रूर लें।
और ये पोषण माह चल रहा है, इसमें आप सभी को जो है अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें पोषण के प्रति, जो भी हैं लोग उनको करें। और ये सिर्फ पोषण माह के दौरान ही अपने पोषण के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि पूरे साल जो है वो इसका सेवन मतलब उसके जो भी उसके प्रक्रिया में आते हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।